बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं कंबर ज़री, प्रोग्राम देख रहे हैं आप कैपिटल टुडे। नाज़रीन, चेयरमैन सेनेट का इंतखाब कल होगा। सियासी जोड़ तोड़ अपने अरूज पे है और मरियम नवाज साहिबा ने आज इल्ज़ाम लगाया कि मुस्लिम लीग नून के सैनेटर्स पर दबाव डाला जा रहा है, उनको कॉल्स की जा रही हैं और उनको कहा जा रहा है कि हुकूमती उम्मीदवार को वो अपना वोट दें। ख्वाजा अब्दुल करीम साहब ने आज शाहिद खाकान अब्बासी के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने कहा, ये मुस्लिम लीग नून के सेनेटर हैं, और उन्होंने कहा कि मुझे 3 मरतबा फ़ोन आए और इसमें मुझे कहा गया, दबाव डाला गया कि मैं सादिक संजरानी साहब को वोट दूं, लेकिन इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कॉल रिकॉर्ड वगैरह या कोई सबूत और शवाहिद पेश नहीं किए गए। मुस्लिम लीग नून की जानिब से यह एतराज़ किया गया, लेकिन हैरानकुन तौर पर यूसुफ रजा गिलानी जो कि उम्मीदवार हैं, जब उनसे इस हवाले से पूछा तो उनका जवाब नफी में था। वो खामोश हैं इस तमाम मामले पर। पीपल्स पार्टी खामोश है जिसका उम्मीदवार है, लेकिन मुस्लिम लीग नून हमें इस हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस करती नजर आ रही है। क्या मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबात से पहले ही हार मान ली है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों की गई? मुस्लिम लीग नून की जानिब से क्यों दबाव का बार बार जिक्र किया जा रहा है? ये पहली मरतबा नहीं है। जब से पीडीएम में मुस्लिम लीग नून शामिल हुई है, एक बयानिया लेके चल रहे हैं और बाकायदा तौर पर ये आज इल्जामात लगाए गए हैं। लेकिन हम देख रहे हैं DGISPR की जानिब से पहले भी कहा गया था कि फौज को सियासत से दूर रखें, फौज का सियासत में कोई ताल्लुक नहीं है, मुदाखलत नहीं करेगी। और इस बयान के बाद आज शाहिद खाकान अब्बासी ने यही बात दोहराई है कि फौज सियासत से दूर है तो हमें क्यों फोन आ रहे हैं। इस पर आज बात करेंगे। दूसरा, पेशावर हाईकोर्ट का आज इंपॉर्टेंट फैसला आया है और उसमें टिकटॉक जो कि सोशल मीडिया की ऐप है उस पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और यह पाबंदी इस वजह से आयद की गई है कि इखलाकी मवाद जो है टिकटॉक पे मौजूद नहीं है। पीटीए के चीफ से जब पूछा गया कि ये तमाम क्या मामला है, क्या टिकटॉक ने इस हवाले से जवाब दिया, तो उन्होंने कहा कि दरख्वास्त भेजी गई थी, लेकिन टिकटॉक ने कोई ऐसा मस्बत जवाब नहीं दिया जिसके बायस हम कोई आगे एक्शन लेते। जिस पर चीफ जस्टिस पेशावर हाईकोर्ट ने कहा कि टिकटॉक पे जो वीडियोस हैं वो हमारी कौमी इक़दार के खिलाफ हैं और गैर इखलाकी कंटेंट से जवान नस्ल तबाह हो रही है। तो उन्होंने कहा कि जब तक आप टिकटॉक के हवाले से कोई पॉलिसी नहीं बनाते, इनका रिप्लाई नहीं आ जाता, तब तक ये मुल्क भर में बैन कर दिया जाए। लेकिन टिकटॉक यूज़ करने वाले लाखों सारिफीन हैं और बाकायदा तौर पर उनको मोनेटाइज अकाउंट हैं, उनको पैसों का बेनिफिट होता है। तो इस पर बात करेंगे आज, ये जो टिकटॉक बंद कर दिया गया, और साथ महंगाई के हवाले से भी बात करेंगे। जान बचाने वाली अद्वियात की कीमतों में इजाफा कर दिया गया, इंसुलिन की कीमत में 1000 रुपए इजाफा किया गया, और हुकूमत का साथ जो तज्जिया कार देते थे अब वही हुकूमत के नाकिदीन बने हुए हैं और खान साहब को कह रहे हैं कि ये महंगाई कंट्रोल करें वरना अगले इलेक्शन में आप नहीं आ पाएंगे। बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर फारूक हमीद साहब, सीनियर दिफाई तज्जिया कार हैं, हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर एनालिस्ट इम्तियाज़ आलम साहब, और हमें ज्वाइन करेंगे अमीर अब्बास साहब जो कि सीनियर तज्जियाकार हैं, बोल न्यूज़ से मुंसलिक हैं। आप तमाम मौजूद मेहमानी ग्रामी का शुक्रिया। स्टार्ट करते हैं ब्रिगेडियर साहब आपसे। ब्रिगेडियर साहब, ये कौन फोन करा रहा है? मुस्लिम लीग नून ये एहतजाज करती हुई नजर आ रही है, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की हाफिज अब्दुल करीम साहब ने, लेकिन हमने ये देखा कि DGISPR पहले कह चुके हैं कि फौज को सियासत से दूर रखा जाए और यूसुफ रजा गिलानी इस हवाले से कुछ बोले नहीं है। तो मुस्लिम लीग नून क्यों शोर मचा रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। देखें, ये अब एक किस्म का वतीरा बन चुका है, फैशन बन चुका है कि जब इस किस्म के मामला होते हैं, इलेक्शन ये वो, तो जनाब एस्टैब्लिशमेंट को बीच में घसीटा जाए और अपनी नाकामी अगर आपको नज़र आ रही है तो पहले ये एक डाउट क्रिएट कर दें कि देखिए जी फ़ोन आते थे, फलां था, ये था, तो लोगों की लॉयल्टी जो है वो चेंज कराई गई वगैरह, ये वो, ठीक है ना। तो ये वही नैरेटिव है जो कि PMLN के चल रहा है। और मेरा ख्याल है जो पीपल्स पार्टी, तभी आप देखें कि गिलानी साहब और पीपल्स पार्टी के बाकी लोग वो बिल्कुल इस पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, बिकॉज दे ऑल्सो नो कि PMLN मरीम नवाज साहबा जो है उनका उन्होंने अगर अपनी सियासत को चमकाना है तो फिर जारी बात है यही एक नैरेटिव लेके चलें ताकि इस्टेब्लिशमेंट को बीच में रोप इन किया जाए, ब्लेम किया जाए। कि DGISPR ने पहले भी कह चुके हैं चंद हफ्ते पहले कि भी अगर आपके पास कोई सबूत है तो उसको सामने लेके आए, ये खुफिया मुलाकातें और ये तमाम चीजें। अच्छा, तो वो जारी बात है। वेरी इंटरेस्टिंगली मरियम नवाज साहिबा ने जो ट्वीट किया उन्होंने कहा कि उनके पास रिकॉर्डिंग्स मौजूद हैं, व्हाट्सएप कन्वर्सेशन के भी जिक्र किया गया। लेकिन आज प्रेस कॉन्फ्रेंस शाहिद खाकान अब्बासी साहब कर रहे थे, उसमें सबूत कोई नहीं दिखाया गया, क्योंकि शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने कहा कि हम किसी की इज्जत नफ्स मजरू नहीं करना चाहते।
देखिए बात यह है कि आज से चंद महीने पहले जब मरीम नवाज साहबा ने और शहबाज शरीफ और जितनी पीएमएल की लीडरशिप थी, अरशद वाला जज अरशद मलिक वाला केस था, यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने कहा था हमारे पास बड़ी वीडियोस हैं हम निकालेंगे। तो भाई निकालते क्यों नहीं है वो तमाम वीडियो सामने लेके आए और क्या कुछ उनके पास है। देखिए ये जान के इनका एक वो हरबा होता है कि एक सेंसेशन क्रिएट करना, लोगों में डाउट्स क्रिएट करना, एक कंफ्यूजन क्रिएट करना, ठीक है ना। तो ये एक दिस इज द स्ट्रैटेजी। और ये जो जो इमेच्योर सियासतदान होते हैं, इमेच्योर लोग होते हैं जिनकी ना कोई ग्रूमिंग है, ना कोई उनकी बैकग्राउंड है, ना उनका आईक्यू है, तो जाहिर बात है वही इस किस्म की बातें करेंगे ठीक जिसको कहते हैं ना लूज खेलना। और अब देखिए बिलावल भुट्टो ठीक जरदारी ठीक साहब जो आपकी है, जानिब से वही कहा गया है वो कि इस लूज किस्म की खेला है गुफ्तगू नहीं पीएमएलएन करते। ने। इम्तियाज आलम साहब, आप काफी अरसे से कवर करते आए हैं, देखते हैं तमाम चीजों को, बड़े सीजन जर्नलिस्ट हैं, मुझे ये बताएं सर, यूसुफ रजा गिलानी या पीपल्स पार्टी की जानिब से ऐसी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस सामने क्यों नहीं आई, अगर मुस्लिम लीग नून के लोगों पर दबाव भी डाला जा रहा है? देखिए इलेक्शन होना है, पता लग जाएगा। अगर बाहर गए तो का मतलब होगा कि अक्सरियत हार गई और अकलियत जीत। तो वोट तो वो हार गए तो कैसे जस्टिफाई करेगी। इमरान खान और उनकी काबीना के लोग जो बयानियां लिए हुए थे, जो कह रहे थे कि वोट दिया जाएगा और स्टेटिंग में हो, अब तो उन्होंने ऐलान कर दिया कि हम हलवा इस्तेमाल करें। जहां तक है कि आप चाहते हैं कि वो कह दें, गालिबन कुछ इंतजार कर ले कि क्या होता है। और अगर इस दफा ये हुआ कि भाई किसी ऐसे अंसर की मुदाखलत नजर आई जो आइन जिसकी इजाजत नहीं देता किसी भी अंसर की जानिब से, या कोई ऐसी गैर आईनी सरगर्मी हुई, नाम सामने आएंगे जैसे कि बताया जा रहा है पीटीआई की तरफ से। और इस पर आप देखेंगे कि फिर ये सियासी बयानिए में काफी तलखी पैदा हो जाएगी। मैं समझता हूं कि जो डीजीपीआर का बयान आया था डायरेक्टर जनरल आईएसपीआर का, कि वो सियासत से उनका कोई ताल्लुक नहीं है और ये कि वो उन्हें न घसीटा जाए, तो मेरा ख्याल है कि उस पर अगर जीएचक्यू कायम रहे तो बहुत अच्छी बात होगी। सिविल मिलिट्री ताल्लुकात के लिए बेहतर होगा ये बात। वो इसमें ठीक उनका कोई इदारे का कोई इन्वॉल्व न। ठीक अमीर अब्बास साहब, मैं आपकी जानिब बढ़ूंगा। हमने देखा कि शिबली फराज साहब ने कहा कि हर हरबा इस्तेमाल किया जाएगा ये इलेक्शन जीतने के लिए, और कल इलेक्शन है, तो ये रात को आपको बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है? कंबर पिछले 2-2.5 माह से इस मुल्क में जो जो कुछ हो रहा है, यानी अगर यहां 22 करोड़ शुतुरमुर्ग रहते ना इस मुल्क में, यकीन करें वो अपनी गर्दनें अपने सर रेत में धंस देते। जो 2-2.5 माह से आप तमाशा इस मुल्क में देख रहे हैं। शुरू कहां से हुआ मामला? ये शुरू मामला हुआ जब हुकूमत ने कहा कि हम शो ऑफ हैंड से इलेक्शन करवाना चाहते हैं और ऑपोजिशन ने कहा कि हम सीक्रेट बैलेटिंग से करवाना चाहते हैं। जहां से आपने इस सबसे मुकद्दस और बड़े ऐवान के इलेक्शन का सफर शुरू किया, उसकी बुनियादी मुनाफकत पर रखी आपने। यानी वो पार्टियां जो माजी में दावेदार थी कि हां ये शो ऑफ हैंड से होना चाहिए, उन्होंने कहा नहीं ये सीक्रेट से होना चाहिए। क्यों? क्योंकि उनको फायदा दे रहा था ये इलेक्शन कौमी असम्बली में और सूबाई असम्बलियों के जरिए से, ताकि वो सीक्रेट हो। उसके बाद मरला आता था आपके यहां कैंडिडेट्स के चुनाव का। उसमें आप देखें कि इन पार्टियों ने अक्सर कैंडिडेट किन को रखा। यानी तहरीक इंसाफ के आप कैंडिडेट देख लें, फैसल वाडा साहब, कि जिसके पीछे एक बदनीयती और प्राइमा फेसी अब इलेक्शन कमीशन को इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने लिख के भेजा है कि प्राइमा फेसी बादियों नजर में इस शख्स ने जालसाजी की है, ये झूठ बोला। यह था आपका कैंडिडेट का सिलेक्शन का मरला। उसके बाद आपका आ जाता है सेनेट का इलेक्शन। उसमें आप देखें कि जिसके पास अक्सरियत है वो हार जाता है और जिसके पास अकलियत है वो जीत जाता है। और साथ वीडियोज आ जाती हैं और साथ रेट्स और बोलियां लगने की जो है वो मंडियां सज जाती हैं। और उसके बाद अब ये जो चेयरमैन का मरला आ गया आपके पास, इसमें आप देख लें कि जिसके पास अक्सरियत है ऑपोजिशन, उसको अकलियत जो है वो तड़ियां लगा रही, धमकी लगा रही कि हम देखो तो सही तो हमें कैसे हराते हैं। ये यानी आप ओवरऑल ये 2.5 महीने में आप जरा एनालाइज करें कि हम बेटरमेंट की तरफ गए हैं इस मुल्क में। ये जो हम कहते हैं कि चलने दे जमहूरियत को, फलाना ढमकाना निजाम चलने दे, ये खुद ब खुद नितारा जाएगा, पवित्र होगा, ये पवित्र हो रहा है निजाम, या इसके साथ और आलाइशी और गिलाजतें इकट्ठी हुए जा रही हैं, चपक रही हैं इसके साथ?
कोई बेहतरी की तरफ आपको नजर आ रहा है? यानी एक मुल्क का वफाकी वजीर इत्तलात ये कह दे, अगर बात फेडरल कैबिनेट का हिस्सा एक शख्स वो कह दे कि हम ये आपको इलेक्शन जीत के दिखाते, भाई कैसे आप अकलियत में आप कैसे जीत के दिखाएंगे? हाँ, या तो आपने अमीर साहब वैसे ही कैंडिडेट्स जैसे की और बिल्कुल पार्टीज अकलियत की में जिनको आप ऑपोजिशन ने जीत लिया था सेनेट का इंतखाब यूसुफ रजा गिलानी की सीट पे। देखे ना, वो तो ऑपोजिशन जो है उसको तो इमरान खान कहते हैं ये तो रद्द की हुई मरदूद ऑपोजिशन है। ये तो सारे बदगुमाश लोग हैं, चोर डाकू बेअसूल लोग हैं। मैं हूं जिस मसीहा की इंतजार कर रही थी ये कौम पिछले 70 सालों से, और मैं आ गया। बाबा आपसे तो हम तवक्को ये नहीं करते ना। कायद आजम मोहम्मद अली जिन्ना का तारीखी वाकया आपके और आपके नाज़रीन के सामने रख रहा हूं। 1946 के इलेक्शन में जो बड़े सगीर में हुए, सिंध के अंदर इलेक्शन था, और उन्होंने जो मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन थी, जो यूथ थी, उनको एड्रेस करते हुए कहा था कि मैं मोहम्मद अली जिन्ना धांधली से इलेक्शन जीतने पर लानत भेजता हूं, उसूल से इलेक्शन जीतने पर मुझे फख्र है कि मैं उसूल से इलेक्शन हार जाऊं। मैं लानत भेजता हूं ऐसे इलेक्शन पे जो धांधली से जीता जाए। ये इमरान खान ने हमें कहा था। यार 2 सीटें ना 4 सीटें। अच्छा, सेनेट में आपके नंबर वो ही है जो आपने ले लिए जैसे तैसे। अब एक चेयरमैन की सीट है ना, आप सीने पर हाथ मार के कहते कि हां मैंने इन पार्टीज के साथ राब्ता किया है। आपको राइट है, दोनों तरफ से राइट है कि आप लोगों को कायल करें। हुकूमत ऑपोजिशन की पार्टीज को कायल करे, ऑपोजिशन हुकूमत के इत्तेहादियों को कायल करे कि हमें वोट दे, और जिसने वोट देना है वो डिक्लेयर करे अपनी अलायंस, अपनी लॉयल्टी। जैसे हुकूमत ने एएनपी से राब्ता किया, अब एएनपी को कहना चाहिए कि हां भाई हम आपको वोट देते हैं। लेकिन अगर एएनपी कहे कि हम वोट देते हैं पीडीएम को और डब्बों में से वोट निकल आए हुकूमत के, तो फिर तुफ नहीं है इस निजाम के ऊपर। सही कह रहे हैं। फिर कुछ कोई भरम है इस निजाम का बाकी? ब्रिगेडियर साहब आपकी जानिब आऊंगा। ब्रिगेडियर साहब क्या समझते हैं कि तमाम मामला जो हो रहा है, वजीर आजम ने आज भी कहा कि ये इस मामले से निकलना है, ये सेनेट का इंतखाबात मजाक बन गए। हम रोज टेलीविजन पे डिबेट करते हैं, हम रोज टेलीविजन पे प्रोग्राम करते हैं, ये वीडियो सामने आ गए, इतना पैसा चला है, ये वीडियो नहीं सामने आई तो ये टूट के 70 करोड़ की जो बोली लगी थी वो फिर दोबारा पीटीआई में। तो इखलाकियात का तो जनाजा निकल चुका है इस सेनेट के इलेक्शन में। इस सेनेट के इलेक्शन के बाद क्या हम रिफॉर्मेशन के अमल की तरफ आएंगे? असूलन तो रिफॉर्मेशन के अमल पे हमें जाना चाहिए सेनेट के इलेक्शन के बाद। लेकिन मैं जो अभी अमीराबाद भाई ने बातें की हैं, आइडियली जो वो बातें कर रहे हैं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन पाकिस्तानी सियासत में पाकिस्तान की जमहूरियत का जो हुस्न है उसमें शायद असूलों की वो प्रेफरेंस नहीं है। मॉरल फाइबर का शायद वो चीज हमें सामने नजर नहीं आती है। जहां तक कल का इलेक्शन का ताल्लुक है, देखें 3-4 वोट का फर्क है। आपको पता है ये इंडिपेंडेंट्स का इलेक्शन होगा। हाँ, अगर आज रात को हमारे पास वीडियोस आ जाएं कि जनाब 3-4 इंडिपेंडेंट्स जो मैटर करते हैं वो जनाब खरीद लिए गए हैं, तो फिर हम कहेंगे कि ये बहुत ही इससे ज्यादा अपना जिल्लत जो है वो हमारे इस इलेक्शन की, या इससे ज्यादा और क्या हो सकता है, एक इंसल्ट और तौहीन सेनेट की और जो इलेक्शन कल होने। लेकिन जहां तक बैक चैनल पे सियासी जोड़ तोड़ है, आप कायल करें ऑपोजिशन वालों को, आप कायल करें ट्रेजरी बेंचेस को, आप कायल करें इंडिपेंडेंट्स को, और अगर वो समझते हैं कि जनाब संजानी साहब जो है वो एक बेहतर कैंडिडेट है, वो क्लीन कैंडिडेट है, उनकी कोई करप्शन का बैकग्राउंड नहीं है, उनको कोई कन्विक्शन नहीं हुई है, वो बलूचिस्तान को रिप्रेजेंट करते हैं। बलूचिस्तान हमारी कौमी सियासत में, हमारे कौमी यकजहती में बलूचिस्तान का एक बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। बड़ी मुश्किल से पीएमएलएन और पीटीए पीपल्स पार्टी और ने बलूचिस्तान को रिकवर किया। मैं दोनों पार्टीज को बिल्कुल क्रेडिट देता हूं पिछले 10 सालों में जब उनकी हुकूमतें थी, और बड़ा प्रोग्रेसिवली बलूचिस्तान को मेन स्ट्रीम में लेके आए। और पहली मर्तबा भी हैड अ सेनेट चेयरमैन संजरानी साहब फ्रॉम बलूचिस्तान, चेयरमैन होते थे। तो मेरा क्या, मैं जो बात कह रहा हूं, मैं बात ये कह रहा हूं, मेरी अपनी असेसमेंट ये है कि कल संजरानी साहब जीतेंगे 2 चीजों से। एक तो विद इन पीएमएलएन और पीपल्स पार्टी, वो जो प्रो बलूचिस्तान लोग हैं, प्रो बलूचिस्तान सोच वाले लोग हैं, कौमी यकजहती वाली सोच वाले लोग हैं, एंड प्लस ऑफ कोर्स सियासत हो गया। वो ब्रिगेडियर साहब हमने ब्रेक पे जाना है, आपने अपनी राय दी कि सादिक संजरानी साहब आपको जीतते हुए नजर आ रहे हैं क्योंकि प्रो बलूचिस्तान लोग हैं, चाहे मुस्लिम लीग नून से वो सादिक संजरानी साहब को वोट देंगे।
इम्तियाज आलम साहब से ये राय जानेंगे, एक छोटे से ब्रेक पे जाना है। वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। हमारे एनालिस्ट क्या कहते हैं कि कल का इलेक्शन कौन जीतने वाला है, उनकी क्या राय है इस इलेक्शन के हवाले से। बड़ा टफ कॉन्टेस्ट है, नेक टू नेक चल रहा है मुकाबला। इस छोटे से ब्रेक के बाद आपको बताते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। और ब्रेक पे जाने से मैं पहले बात कर रहा था कि कौन जीत सकता है ये मुकाबला। हमारे पैनलिस्ट क्या समझते हैं, वो सियासी एनालिस्ट जो कि नज़रें जमाए रखे हैं इस मुकाबले पे। हमने देखा कि बहुत सी प्रोडक्शन आई जब यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज़ शेख साहब का मुकाबला हुआ, हमने प्रोग्राम्स किए, लेकिन बहुत सारी प्रोडक्शंस गलत भी हुई। इम्तियाज़ आलम साहब से पूछते हैं, इम्तियाज़ साहब क्या समझते हैं कल का मुकाबला कौन जीतेगा, सादिक संजरानी और यूसुफ रज़ा गिलानी, इन दोनों में से कौन बाजी ले जाएगा? देखिए, ये जो ब्रिगेडियर साहब नंबर बयान कर रहे थे, वो नंबर नहीं बनते। 42 बनते हैं तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों के, 4 उनके साथ आजाद भी शामिल कर दिए जाए तो वो 46 बनते हैं। उनकी मेजॉरिटी नहीं बनती है किसी सूरत में, सिवाय इसके कि ये धांधली करें या हॉर्स ट्रेडिंग करें या प्रेशराइज करें को। जो सिंपल मेजॉरिटी है वो तो क्लियर है। अब इसमें यकीनन ये बात है कि सियासतदानों ने जिस तरह ये खेल खेला है सेनेट के इलेक्शन का, वो अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं है खुद सेनेट पे। जहां तक रही बात ये कि संजरानी साहब बलूचिस्तान के लोगों के नुमाइंदा है, वो कब नुमाइंदा थे, ये बाप कहाँ से वजूद में आई थी? ये बलूचिस्तान रवायम पार्टी जिस तरह वजूद में आई थी, वो ब्रिगेडियर साहब भी वाकिफ हैं, हम भी वाकिफ हैं, आपके नाज़रीन भी जानते हैं। ये जिस तरह वहां पे पूरा धोबी पटड़ा किया गया था मुस्लिम लीग नवाज का, और उसके बाद ये बाप वजूद में लाई गई थी, और उसके बाद जब उनके खिलाफ उस जरदारी साहब और इमरान खान भी इकट्ठे थे इस बार। लेकिन ये जो अभी आपने पिछले दिनों, अभी मैं देख रहा था उनकी वीडियो जो सोशल मीडिया पे चल रही है कि उन्होंने मुझे उम्मीदवार बना दिया। तो शेख रशीद साहब कह रहे हैं कि वो स्टेट के नुमाइंदा है। ये इस तरह ठीक नहीं है जिस तरह सियासी अमल हो रहा है। 100 के हाउस में आप अगर करेंगे मैनिपुलेशन तो खुल के सामने आ जाएगी। रही बात ये कि जो बलूचिस्तान से अब देखिए केपी से अगर ये बात कर रहे थे, एक रेफरेंस दिया गया, वहां से पीटीआई के पास 12 में से 10 नशिस्तें आ गई हैं, तो बाकी 2 नशिस्तें तो अपोजिशन के पास है, वो कैसे तोड़ ली जाएंगी अगर पख्तून से कैंडिडेट को वहां से खड़ा भी कर दिया जाए एज वाइस चेयरमैन। रही बात बलूचिस्तान में, वो तकसीम हो गए हैं वोट जो होने थे। तो मैं समझता हूँ कि कल बहुत एक कठिन मुकाबला है। उसमें दोनों अतराफ कोशिश करेंगी कि एक दूसरे के कैंप में दरार से फायदा उठाए, लेकिन वो होगा फाउल पे। अगर गिलानी साहब को 51 से ज्यादा वोट मिलेंगे तो हम पूछेंगे सवाल उनसे कि 52वां वोट क्यों आया आपके पास। इसी तरह जब अगर तहरीक इंसाफ के पास 42 से ज्यादा वोट आए, अगर वो इंडिपेंडेंट भी शामिल कर ले और वो उनके साथ शामिल हो जाएं, जो कि अभी तक नहीं हुए शामिल, तो फिर हम पूछेंगे कि 47वां वोट कहां से आया। तो ये तो इसकी स्क्रूटनी होगी। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूं बिल्कुल पूछना बनता है कि ये कोई बड़ा ऐसा, मैं आपकी बात को सेकंड करता हूं, बिल्कुल पूछना बनता है। अगर आपके 51 वोट हैं, 52वां वोट आपको क्यों पड़ा? लेकिन अगर यही मामला हम सेनेट में देखें जो यूसुफ रजा गिलानी की सीट पे हुआ है, जिसमें 16 सेनेटर्स ने जो है तहरीक इंसाफ के वो दगा की है, तो वहां पे भी पूछना बनता है। फिर तो ये भी पूछना बनता है कि खुफिया बैलेटिंग के हवाले से जो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लिखा हुआ है वो भी नहीं हुआ जी। तो हम वहां कहां पे सवाल कर सकते हैं सर? यकीनन उस पे मैं सवाल उठाऊंगा कि यूसुफ रजा गिलानी कैसे जीत गए 5 वोट ज्यादा लेकर वजीर खजाना के मुकाबले पे। यकीनन इसमें वो फैक्टर्स हम एनालाइज कर सकते हैं। जैसे खुद शेख रशीद ने कहा है कि पीटीआई के 17 एमएलए मुनारिफ हो गए हैं और 13 ने पैसे पकड़ लिए। इसकी तफ्तीश करनी चाहिए इलेक्शन कमीशन को। इस गिलानी साहब के इलेक्शन के दौरान जो कुछ हुआ है
उसकी तफ्तीश होनी चाहिए, मैं इससे बिल्कुल इसरार करूंगा इलेक्शन कमीशन बिल्कुल उसकी सही। तफ्तीश करे, लेकिन जो वो दुरुस्त नहीं था। लेकिन ये अब क्या किया जाए कि खुद तहरीक इंसाफ की जो बेसिस है वो इरोड हो रही है तेजी के साथ, उनकी अपनी रैंक्स में बहुत तजाद है, लेकिन वो होता रहे अपनी जगह। लेकिन जब सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, राइट, तो अब हम इसमें देखते हैं कि तो एक लिमिटेड, एक क्लियरली डिफाइंड नंबर्स हैं, जिस तरह के आप कह सकते हैं कि नेशनल असेंबली के हवाले से क्लियरली डिफाइंड नंबर से। बिल्कुल सर, आप बिल्कुल सही बात करें। अमीर अब्बास साहब से जानना चाहूंगा मैं। अमीर अब्बास साहब, मुझे ये बताएं कि आप क्या समझते हैं कि कल का इंतखाब कौन जीत सकता है, सादिक संजरानी साहब या यूसुफ रजा गिलानी साहब? देखिए कंबर, नंबर्स मैं आपके और आपके देखने वालों के सामने रखता हूं। 53 मेंबर्स हैं ऑपोजिशन और उसके अलायंस के, 47 बन रहे हैं इमरान खान साहब और उनके अलायंस के। 53 में से एक इसहाक डार साहब हैं, निकाल जो दे मौजूद ही उन्हें। नहीं है, तो वो रह गया 52, निकाल दे, वो रह गया 52। इसी तरह से अब्दुल कादिर जो बलूचिस्तान से जीते, वो शामिल हो गए तहरीक इमरान खान साहब इंसाफ को में ज्वाइन कर लिया है जी। 47 से बढ़ के उनके हो गए 48। 48। ठीक। अब बलूचिस्तान से 2 ANP के सेनेटर्स हैं जो कि बलूचिस्तान अवामी पार्टी और PTI की मदद से वो बने हैं। उन दो में से एक जो है वो इमरान खान साहब को वोट देने को तैयार हो गया है किसी हद तक। अब देखते हैं कल क्या नतीजा निकलता है। तो इमरान खान साहब के और उनके बढ़ के इत्तेहादियों के हो गए 49, और गवर्नमेंट ऑपोजिशन और उसके अलायंस के 52 से कम हो गया 51। तो अब इस वक्त गवर्नमेंट को 2 वोट चाहिए 51 पूरे करने के लिए, चेयरमैन सेनेट इलेक्ट करवाने के लिए, जो कि जाहिर बात है वो सीक्रेट बैलेटिंग का जो आपने ये एक ब्लैंकेट कवर रखा है वो उससे फायदा हासिल अमीर करने की अब्बास साहब, कोशिश इसमें हम करेंगे। देखते हैं अब वोट असल जाया सवाल भी ये होते है, हैं। वोट जब खुफिया बैलेटिंग होती है, 7 वोट हमने देखा कि यूसुफ रजा गिलानी के इंतखाबात में जाया हुए, तो बड़ा आसान है, किसी भी तरफ गेम जा सकती। डिप्टी चेयरमैन सेनेट भूल रहे जी हैं आप। बिल्कुल जाया। देखिए ना, एक आध जो है उसका वोट जाया होना तो नादानिस्ता तौर पर गलती हो जाती है। बाजू का आपने टिक करना है, आपने गलती से दस्तखत कर दिए तो जाया हो गया वोट। लेकिन जैसे 7 या 8 वोट पहले जाया हुए कौमी असम्बली में, इतने वोट तो जाया होने की शरह या रेशो नहीं होती है अमूमन। तो बाजुकात वोट जाया करना भी किसी पॉलिसी या स्ट्रैटेजी के तहत होता है। और ये अली हैदर गिलानी साहब की जो वीडियो लीक हुई, उस वीडियो में 2 तरह की चीजें सामने आई थी। एक, पैसा देना या वोट खरीदना, और दूसरा वोट को जाया करके वोट का इस्तेमाल अपने हक में करना या किसी दूसरे के हक में वोट का इस्तेमाल करना, किसी के खिलाफ करना। लिहाजा वोट जाया करने का मतलब यह नहीं है कि वो सारे के सारे वोट जो हैं वो जानबूझ यानी वो गलती से जाया हो गए। उनके पीछे दानिस्ता अटेम्प्ट भी हो सकती है। अब असल मसला यह है कंबर, और वो है सीक्रेट बैलेटिंग। पहले सीक्रेट बैलेटिंग से हुकूमत को नुकसान हुआ, अब अगर हुकूमत जीत जाती है तो सीक्रेट बैलेटिंग से ऑपोजिशन को नुकसान होगा। तो आप असल रूट कॉज की तरफ क्यों नहीं आते हैं? यह बाकी तो सारी फरोई बहस है जिस पे हम लगे हुए हैं पिछले 2 महीने से। और मीडिया पे माशाल्लाह आप जैसे जो काबिल एंकर हैं वो भी सब टाई वाई सूट लगा के, और एनालिस्ट सारे बैठ के जनाब यहां पे जो है वो गोरख धंधा खेला जा रहा है, इसके इतने वोट, इसके इतने। असल रूट कॉज जो असल जिसको जड़ कहते हैं, अमीर अब्बास साहब, यकीन जाने मैंने जब जितने भी तक आप पैनलिस्ट बुलाए हैं, बैलेटिंग इंक्लूडिंग जो है ठीक है पॉलिटिशियंस, ना। एक नुक्ता राय, एक नुक्ता वो ये रहा है बताया गया है कि जी मैं एक नुक्ता ये रहा है कि किसी तरह इस पर कानून साजी हो जाए। और ये सीक्रेट बैलेटिंग का जो धंधा है, जो गोरख धंधा है, जिसमें आप इतने पैसे लगा के बैठे हुए जमहूरियत का मजाक कर रहे हैं, वो किसी तरह खत्म हो जाए, यकीन जाने। नहीं भाई, यही बात देखिए ना, असल आप इशू उठाया है। अगर आप मुझे इजाजत जी दें, जी, मैं समझता हूं कि सेनेट का इलेक्शन भी बराह रास्त होना चाहिए और सेनेट की जो तादाद है दुगनी कर देनी चाहिए ताकि हल्का छोटा हो जाए। और ये जो सिलसिला है इनडायरेक्ट इलेक्शन का, यही गलत है। पार्टी लिस्ट सिस्टम लाएंगे तब भी वो भरे जाएंगे लॉयलिस्ट से या मुलाजमों से या मद्दाहीन से। सही अवाम की वफाकी यूनिट्स की सही ब्रिगेडियर साहब, आपकी इम्तियाज साहब की तजवीज से मैं इत्तेफाक करता हूं। चाहिए ये ठीक शख्सियत खत्म करनी चाहिए। ठीक, ब्रिगेडियर साहब आप भी इससे इत्तेफाक करते हैं कि डायरेक्ट इलेक्शन होना चाहिए? और देखिए जी, ये तो लॉन्ग टर्म बातें बात की, आप कल की बात करें। पहली बात तो ये है, अगला इलेक्शन हो सकता है। नहीं वो तो आप, वो सर आप ठीक कह रहे हैं, वो यू राइट। अभी उसमें अगले में से पहले बहुत कुछ होने वाला है।
इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, अपना ये सीक्रेट बैलेटिंग के साथ जो ट्रेसेबिलिटी का हुक्म दिया है सुप्रीम कोर्ट ने वगैरह, जो कि मैं समझता हूँ आज ये क्राइसिस क्रिएट ना होता अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देखे ना, उन्होंने अभी इलेक्शन शेड्यूल 10 का 12 अप्रैल कर दिया ना। कोई लोग कहते कि जी वो तो इलेक्शन शेड्यूल एकदम अनाउंस हो जाए तो चेंज ही नहीं हो सकता। वहां अगर हो सकता तो यहाँ पे इनको चाहिए था, जब वो वीडियोस आ गई थी तो कुछ मामला जो है और सुप्रीम कोर्ट की राय का को रिस्पेक्ट करते हुए 1 हफ्ता 2 हफ्ते आगे कर देते सेनेट के इलेक्शन शेड्यूल नया देते, ताकि वो तमाम चीजें बीच में जो ट्रेसेबिलिटी वाली आ जाती है। इंपॉर्टेंट चीज नंबर 1 ये, विद इन द PMLN देर आर पीपल जो के एंटी पीपल पार्टी ग्रुप है वहां पे, लिहाजा उसको आप रूल आउट ना कर रहे हैं। नंबर 2, याद रखें कि डिप्टी चेयरमैन सेनेट के लिए हमारे हैदरी साहब जो हमारी जान नहीं छोड़ते हमारी सियासत की, बहरहाल चले अब जमहूरियत अब क्या किया जाए, वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट हैं। मैं ये समझता हूं कि PTI ने जबरदस्त काम किया वैसे कि वो लेके आए। वैसे ब्रिगेडियर साहब आपने ऑलमोस्ट हमारे प्रोग्राम में क्लियर कर दिया, एक सादिक संजरानी, एक जो है गफूर हैदरी साहब। लेट्स सी कि कल क्या होता है। हमने एक छोटे से ब्रेक पे जाना है, वी विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। सोशल मीडिया ऐप जो है टिकटॉक, उसको क्यों बैन किया गया, क्या इसका बैन किया जाना दुरुस्त है, इस पर बात करते हैं इस छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। और पेशावर हाई कोर्ट ने टिकटॉक की एप्लीकेशन पर पाबंदी लगा दी है और टिकटॉक के यूज़र्स अब टिकटॉक इस्तेमाल नहीं कर सकते। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट का कहना था कि गैर इखलाकी मवाद जो है वो इस पर अपलोड किया जाता है, जिसकी वजह से नौजवान नस्ल ख़राब हो रही है। फिर उन्होंने जब PTA की जानिब से जो ओहदेदारान से उनसे पूछा कि इस हवाले से आपने PTA को ख़त लिखा है, तो PTA का जवाब कोई तसल्ली बख्श नहीं आया था, इस पर मस्बत रिस्पांस नहीं था, जिसके बायस उन्होंने कहा कि जब तक मुस्बत जवाब नहीं आता तब तक आप टिकटॉक को बंद कर दें। अमीर अब्बास साहब से उनकी राय जानना चाहूँगा इस डिसीजन के हवाले से। देखें, अगर तो आप वल्गर कंटेंट की बात करते हैं तो कोई ऐसा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म नहीं है इस वक्त, एक्सेप्ट किसी हद तक ट्विटर के, जिसके ऊपर आपको वल्गर कंटेंट नहीं मिलेगा। आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, टिकटॉक पे, जितने ये सोशल नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इन सब के ऊपर वल्गर कंटेंट पड़ा हुआ है। तो इसका हल ये तो नहीं कि आप इन सब को बंद कर दें। 2012 में आपने यूट्यूब को बंद करके देखा कोर्ट के फैसले के ऊपर, और 3 साल के बाद पर आपको 2016 में उसको खोलना पड़ा। उससे पहले 2002 में पाकिस्तान में वर्चुअल यूनिवर्सिटी शुरू हुई थी। वर्चुअल यूनिवर्सिटी का सारा कंटेंट यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ था। 2012 में आपने बयक जुम्बिश कलम उसको बंद कर दिया, और आपने वर्चुअल यूनिवर्सिटी जो अभी अपने पांव पे खड़ी हो रही थी, डिस्टेंस लर्निंग यूनिवर्सिटी, आपने उसका बेड़ा गर्क कर दिया, तबाह कर दिया सारा कंटेंट आपने उसका। फिर 2016 में आपको रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो हमने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, आप इस्लाम के चैंपियन बन रहे थे, तो बचा लिया फिर आपने इस्लाम को। हमारे यहां जो फवाद चौधरी ने बात की थी, मैं उनसे इत्तफाक करता हूं कि हमारी अदालतों को, मैं उन्हीं के अल्फाज रख रहा हूं कि हमारी अदालतों को ये केसेस IT के नहीं सुनने चाहिए। ये इन केसेस के लिए या तो हमारे जजेस और हमारे जो वकील हैं वो पहले समझे इस सब्जेक्ट को। आपकी गवर्नमेंट ने पिछले साल 2020 में $5 बिलियन एक्सपोर्ट टारगेट रखा है IT का। आप यहां पे IT का टंटवा दबा रहे हैं, आपने $5 बिलियन एक्सपोर्ट खे करनी है। आप सिर्फ YouTube से और Facebook से इस वक्त जितना आप IT रिलेटेड सर्विसेज की एक्सपोर्ट रेमिटेंस जितनी आ रही है आपके मुल्क में, मैं बिल्कुल $1 बिलियन 1.11 बिलियन डॉलर क्रॉस कर गई है। जी ऐसे ही है बिल्कुल। आप किस तरफ जा रहे हैं? ये कोई हल नहीं है। फारूक हमीद साहब, रेमिटेंस की बात करें, आपको पता है कि मोनेटाइज चैनल होते हैं, उन पे लाखों व्यूअर्स होते हैं, मिलियंस में जब ये व्यूअर्स आते हैं तो फिर उनको रेमिटेंस आती है, बाहर से डॉलर्स आते हैं, और ये कमाने का तरीका है।
मुल्क की मईशत में भी किसी ना किसी हद तक कंट्रीब्यूट कर रहा है। और इमरान खान साहब तो बल्कि एक्नॉलेज भी कर रहे हैं यूट्यूबर्स को, वो अपने साथ जो कॉन्फ्रेंसेस होती हैं उसमें यूट्यूबर्स को इनवाइट करते हैं। इस फैसले को गो के पेशावर हाई कोर्ट ने बहुत चीज़ों को मद्देनज़र रखा होगा, हम उस पर कमेंट नहीं कर रहे कि पेशावर हाई कोर्ट ने के चीफ जस्टिस ने किस तरह से यह फैसला दिया है, लेकिन इससे नुकसानात क्या होंगे उस पर हम बात कर रहे हैं कि इसका असर क्या होगा। देखिए, पहली बात तो ये, इफ आई रिमेंबर करेक्टली, गवर्नमेंट ने या पीटीए ने ये टिकटॉक को आज कुछ अर्सा पहले, 1.5 साल पहले की बात है, टिकटॉक को बंद किया, बैन किया था, अगर आपको याद हो। जी जी इसी वजह, और वो फिर मामला चैलेंज होता कोर्ट में। एंड आई फॉरगेट कि वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट था, ये कौन सा आला अदलिया थी जिन्होंने उसको उस हाई कोर्ट पे, इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे किया था जी, और शूट डाउन किया था, और फिर टिकटॉक जो है ये रिस्टोर हो गया। देखिए, सोशल मीडिया के इनकलाब है, इस इनकलाब को आप रोक नहीं सकते हैं, क्योंकि इसमें देयर इज बिग मनी इन्वॉल्व। हाँ, आप इसको रेगुलेट कर सकते हैं, और रेगुलेट करना भी इतना आसान काम नहीं है, जो कि ये वैरायटी है सोशल मीडिया की, जिस अमीर अब्बास अभी बता रहे थे। तो ये एक बड़ा मैसिव एफर्ट है। काफ़ी अरसे से हम सुन रहे हैं कि जनाब गवर्नमेंट जो है वो कह रही है कि हम अपनी कानून साजी लाएंगे, मुकम्मल करेंगे। क्या हुआ, आई डोंट नो। ठीक है कि जनाब सोशल मीडिया के लिए एक बड़ा एक कानून साजी होगी, वी डोंट नो व्हाट हैपेंड। लेकिन यस, जो वल्गर कंटेंट है उसके ऊपर पीटीए जो है वो एक्शन तो कर सकता है ना। आफ्टर ऑल पीटीए रेगुलेटरी अथॉरिटी है, मॉनिटरिंग एजेंसी है, दे आर सपोज्ड टू डू इट। तो ये तो उनको करना चाहिए। लेकिन मैं, अगर आप माइंड ना करें, मैं आई वांट टू गो बैक, ब्रेक से पहले मेरा एक जुमला रह गया था जी जी ये कल के सेनेट इलेक्शन के बारे में। देखिए, आप एक चीज भूल रहे हैं कि सियासत में गिव एंड टेक चलता है, पॉलिटिकल कॉम्प्रोमाइजेस होती हैं, एंड ये इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। मैं अभी भी समझता हूँ कि डिप्टी चेयरमैन के लिए जो गफूर हैदरी साहब जो है कैंडिडेट है अपोजिशन के, पीडीएम के, और यहाँ से पीटीआई भी लेके आ रही है अपना अफरीदी साहब के इलाके से, जी अफरीदी साहब, पता नहीं कौन है, लेकिन बहरहाल कोई नई शख्स ही है, हमने पहले तो उनका सुना। सर ये इंडिपेंडेंट जीते हैं, और तो हो सकता है, इट इज क्वाइट पॉसिबल कि गिव एंड टेक यहाँ पे होता है, कि गिव एंड टेक ये होगा कि ठीक है जनाब, वहां से संजानी साहब को रखा जाएगा और डिप्टी चेयरमैन जो है वो गफूर हैदरी साहब होंगे, ताकि जेयूआई वाले भी खुश हो जाएंगे, पीडीएम भी खुश हो जाएगी, उधर संजानी साहब भी खुश हो गए, एवरीबॉडी इज हैप्पी। लेकिन सर इस पूरे सिनेरियो में क्या आपको पीपल्स पार्टी कहीं खुश होती नजर आती दिखाई दे रही है? यूसुफ रज़ा गिलानी साहब का अपने इस्लामाबाद से कामयाब होना बाय हुक और बाय क्रुक, ये पीपल्स पार्टी की कामयाबी तो है ना पीडीएम की, इसमें कोई शक नहीं है। ऑल द चॉइस ऑफ कैंडिडेट पे आपने देखा कि सोशल मीडिया के ऊपर और ओवरऑल कितना जो है इस पे गुस्से का इजहार किया गया है ऑन द चॉइस ऑफ। ठीक हो गया ब्रिगेडियर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। अमीर अब्बास साहब, इम्तियाज आलम साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया है। देखते हैं कि कल सेनेट में चेयरमैन सेनेट के लिए जो इंतखाब है वो सीट कौन जीतता है। कल आपसे मुलाकात होगी इंशाल्लाह। कंबर ज़ैदी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।